टोन के साथ हेलो नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो के सामने अचानक एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है क्या वो व्हाइट फ्लेम मोनार्क की वारिस एसिल को अपना टीममेट बनाना चाहता है। यह पढ़ते ही सुहो सन्न रह जाता है। वो चौंकर कहता है क्या एसिल व्हाइट फ्लेम मोनार्क की सेकंड वारिस है। यह सुनते ही एसिल की आंखें भी फट जाती हैं। वो भी हैरानी में जम जाती हैं। सुहो अपने मन में सोचता है क्या यह इसलिए है क्योंकि वो आखिरी प्योर ब्लड डीमन नोबल है जो कि अब तक जिंदा है। आखिरकार सुहो एसिल को अपना टीममेट बना लेता है और तभी एसिल के सामने भी एक विंडो प्रकट हो जाती है। वो विंडो बताती है कि अब उसका और सुहो का एक बॉन्ड बन चुका है। इस बॉन्ड से डीमन ब्लास्ट नाम की एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है। इस स्किल से सुहो को एसिल की एनर्जी मिलेगी, व्हाइट फ्लेम की वारिस की वो एनर्जी जिससे वो एक बेहद पावरफुल ब्लास्ट कर सकता है। ये विंडो देखकर एसिल घबरा जाती है। वो कहती है ये क्या, अचानक मेरे पास ये विंडो कैसे आ गया। सुहो बेरू की ओर मुड़कर कहता है मुझे पता नहीं था क्योंकि ग्रे मुझसे बात नहीं कर सकता, लेकिन शायद मेरे टीममेट्स भी ये विंडो देख सकते हैं। बेरू गंभीर होकर कहता है यंग मोनार्क, इसका मतलब। सुहो सिर हिलाता है और कहता है हाँ, व्हाइट फ्लेम की वारिस अब मेरी टीममेट बन गई है। एसिल भी अपने मन में सवाल करती है क्या मैं सच में व्हाइट फ्लेम की वारिस हूं। आगे बढ़ते हुए सभी लोग डंजन के एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। सुहो कहता है चलो अब हमारी नई बॉन्ड स्किल ट्राई करते हैं। एसिल क्या तुम तैयार हो। एसिल गहरी सांस लेकर कहती है हाँ यंग मोनार्क, मैं तैयार हूं। बॉन्ड स्किल डीमन ब्लास्ट यूज करता है। उसके हाथों में धीरे धीरे एक अजीब सी एनर्जी जमा होने लगती है। सुहो मुस्कुराता है और कहता है ये एसिल की बॉन्ड स्किल है। लेकिन तभी एसिल अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। सुहो घबरा जाता है। वो तुरंत झुककर पूछता है एसिल तुम ठीक तो हो ना। एसिल मुश्किल से बोल पाती है यंग मोनार्क, माफ कीजिए, सिर्फ एक बार स्किल को यूज करने से मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। सुहो उसका हाथ थामकर कहता है चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। फिर वो मन ही मन सोचता है क्या बस एक बार यूज करने से ही उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, तो आखिर ये स्किल कितनी कितनी पावरफुल है। एसिल अपने मन में कहती है ये स्किल जिससे मैं अपनी पूरी पावर यंग मोनार्क को दे सकती हूं, यकीनन ये बेहद पावरफुल अटैक होगा, है ना। सुहो गुस्से में पूरी ताकत से उस ब्लास्ट को वॉल पर मारता है, पर नतीजा मामूली सा डैमेज। ये देखकर सुहो और बेरू दोनों ही चुप हो जाते हैं। बेरू कहता है ये आमतौर पर कुछ अलग नहीं लग रहा। सुहो भी सोच में डूबा कहता है लगता है ये स्किल ग्रे की बॉन्ड से अलग है। एसिल भी वॉल को देखती है और टूटकर सोचती है क्या मेरी सारी एनर्जी खर्च करने के बाद भी बस इतना सा डैमेज। तभी सुहो ध्यान देता चार्ज अमाउंट 0% पर है। वो कहता है आह, अब समझा, चार्ज का अमाउंट 0 है, शायद इसलिए ये इतना कमजोर रहा। लेकिन यहां कहीं लिखा ही नहीं कि इसे चार्ज कैसे करना है, तो मैं इसे सही से यूज कैसे करूं। बेरू आगे बढ़कर कहता है यंग मोनार्क, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं। सुहो पूछता है हाँ बताओ। बेरू हिचकते हुए कहता है क्या मैं उन डीमंस की लाशों को खा सकता हूं जो शैडो डंजन में लाई गई हैं। सुहो सख्त लहजे में कहता है नहीं, मैंने उन्हें इसलिए यहां रखा है क्योंकि मैं उन पर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करने वाला हूं। बेरू धीरे से कहता है ओह, तो अब तक आपने डीमंस पर शैडो एक्सट्रैक्शन कभी यूज नहीं किया, लेकिन अभी ट्राई करने का क्या ख्याल है। सुहो मान जाता है। वो डीमंस पर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करता है, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आता है माना करप्ट है, शैडो एक्सट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। सुहो चौंक कर कहता है क्या मैं शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इनका माना करप्ट है। बेरू गंभीर होकर समझाता है यहां तक कि शैडो मोनार्क भी डीमंस की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी सोल करप्ट होती है, इसलिए वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जरिए समन करते थे, जैसे लाड डीर परिवार के साथ। सुहो गहरी सांस लेकर कहता है तो करप्ट सोल का हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है बेरू, तुम इन्हें खा सकते हो। बेरू झुककर सुहो का शुक्रिया करता है, लेकिन एसिल के दिल पर चोट लगती है। वो मन ही मन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे करप्ट कहा। वो एसिल के पास आ जाता है और उसे एक पोशन देता है। वो उसे कहता है ये लो, इस पोशन को पीने के बाद तुम बेहतर फील करोगी। एसिल कहती है आपका शुक्रिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके किसी काम में ही नहीं आ रही। सुहो कहता है वैसे याद आया, तुम्हारे पास प्रोबेबली रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम इस सिटी के एरिया को फ्रीली यूज कर सकती हो। यह सुनने के बाद एसिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है यंग मोनार्क, आप मेरी हेल्प करने के लिए इतना आगे तक जा रहे हैं। हम देखते हैं कि सुहो शैडो डंजन का एक पार्ट एसिल के नाम कर देता है। सुहो एसिल से कहता है अभी तुम मेरी टीममेट हो तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बेरू यहां पर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शॉक्ड में था। सुहो उसे कहता है बेरू क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। बेरू बताता है यंग मोनार्क, डीमंस की मेमोरीज में मुझे ड्रीम्स के दूतों का क्लू मिला है। यह सुनकर सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।
आगे सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं और बेरू बताता है, मैं आपको बताता हूं कि मैंने मेमोरीज में क्या देखा है। उनके बारे में बताने से पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और मिस्ट बर्न्स ये आउटर यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स हैं। एसिल काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ हेलोड में एक ऐसी जगह नहीं है जहां से स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? सुहो कहता है, मिस्ट बर्न्स आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स हैं। आगे बेरू कहता है, पता नहीं ये फेट है या कोइंसिडेंस। जिन डीमंस को मैंने खाया है वो ब्रोकी और माउंटेन फील्ड के हाइना गिल्ड से रिलेटेड हैं। उन डीमंस को ह्यूमंस हाइना गिल्ड से ह्यूमन सप्लाई के तौर पर मिलते थे। उन्हें ह्यूमंस को मिस्टबर्फ्ड किया जाता था ताकि वो उनको स्टारडस्ट बनाकर मटेरियल में यूज कर सकें। और भी जगहें हैं जहां पर स्टारडस्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उन जगहों को स्टारडस्ट फैक्ट्री के नाम से बुलाते हैं। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला? हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करते हैं। ग्रीम रीपर गिल्ड किडनैप किए हुए ह्यूमंस को फैक्ट्री में पास करते थे और वो फैक्ट्री में उन ह्यूमंस को स्टारडस्ट बनाने के लिए यूज करते थे। मुझे पक्का यकीन है ड्रीम्स ही इन 3 जगहों के पीछे हैं। सुहोमा में कहता है, क्या ये सब ड्रीम्स के इन्विजन से रिलेटेड है? आगे बेरू कहता है, और हां, यंग मोनार्क एक ह्यूमन है जिसने स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाया है। यह सुनने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बेरू कहता है, मैंने ढूंढा है कि वो ह्यूमन ड्रीम्स के दूतों की हेल्प कर रहा है। वो अर्थ पर कहीं पर छुपा हुआ है और वो पर्सन ग्रीम रीपर गिल्ड का सीईओ ली मिनसंग है। अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो शायद हमें ड्रीम्स के दूतों का भी पता लग सकता है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। हम देखते हैं कि ली मिनसंग अंदर से आता है। अगर आपने शुरुआत से कहानी को देखा है तो आपको पता ही है कि ये यहां पर क्यों है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो जब सुहो ने हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो सारा का सारा मेटल मिनसंग के सिर पर पड़ गया था, क्योंकि वही हाइना गिल्ड को चलाता था। तो इसके सुपर ने सब कुछ निपटाने को कहा था। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको सीरीज की पहली वाली वीडियोस देखनी होंगी। मिनसंग हंटर एसोसिएशन से बाहर आया था तो काफी सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर ली, हंटर एसोसिएशन का इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा? मिनसंग कहता है, इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो गया है कि मैं इनोसेंट हूं, जैसे कि उम्मीद थी। रिपोर्टर कहता है, ग्रीम रीपर गिल्ड हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करती थी। फिर भी आपको सच के बारे में कैसे नहीं पता चला कि हाइना गिल्ड ह्यूमंस को सप्लाई करती थी? इसके अलावा सेवल फील्ड में बहुत सारे हंटर्स मर रहे हैं। वो प्लेस भी आपके ग्रीम रीपर गिल्ड के अंडर में ही आती है। आप ही उस जगह को मैनेज करते हैं, है ना? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ली अपनी बकवास शुरू करता है। वो कहता है, 2 साल पहले जो प्रलय हुआ था उसके बाद ही दुनिया केस में पड़ गई। फिर हम ग्रीम रीपर गिल्ड ने हमसे जो बेस्ट हो सकता है वो किया। हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करने का कारण यह था क्योंकि हम उनकी हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास बस डी रैंक के हंटर्स थे। वो स्ट्रांग बनकर दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए हमने उनकी हेल्प की। यहां तक कि ग्रीम रीपर गिल्ड के बाहर सेवल फील्ड को इसलिए ओपन किया था क्योंकि नए हंटर्स वहां पर एक्सपीरियंस ले पाए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने जो अच्छा सोचकर एक्शन लिया था उसके रिजल्ट्स ऐसे होंगे। अगर मैं उनको और ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता तो किसी की जान नहीं जाती। इन सब के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। ये सब बकवास सुनने के बाद सारे रिपोर्टर्स बेवकूफ बन जाते हैं और ये सभी मिनसंग को इनोसेंट मानते हैं। साथ ही एसोसिएशन ने भी इसको इनोसेंट करार कर दिया है, तो इनको और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। हम मिनसंग को देखते हैं। वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसी जगह पर एक्टिंग करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। मैं ऐसे ही एशिया का टॉप एक्टर नहीं हुआ करता था। मेरे पास अभी भी एक्टिंग स्किल्स हैं। एसोसिएशन के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ओल्ड चालाक आदमी मुझे बिना पूछताछ के जाने देगा। खैर, अब ये सब मैटर नहीं करता। ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन को अभी तक ये पता नहीं है कि स्टारडस्ट का ओरिजिन मैं हूं। हम देखते हैं कि यहां पर सुहो भी आया होता है। वो चुपके से ली को देख रहा था। सुहो बेरू से कहता है, तो ये पर्सन ली मिनसंग है? बेरू, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें फील हो रहा है कि उससे कुछ ड्रीम्स की एनर्जी आ रही है? बेरू कहता है, बिल्कुल भी नहीं यंग मोनार्क, मुझे उससे ड्रीम्स की जरा सी भी एनर्जी नहीं आई। सुहो कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह ड्रीम्स द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? बेरू हां कहता है। आगे सुहो कहता है, तो ठीक है, चलो इसे सीधा ही भिड़ जाते हैं। पर बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क, आपको यह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि अब तक आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया है, पर इस समय मैं आपको रोकने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दूंगा। जो माना मैं मिनसंग से फील किया है, आप उस लेवल पर नहीं हैं कि आप उसको हरा दें। हम देखते हैं कि मिनसंग अचानक से रेज में आकर सुहो जहां पर होता है वहां पर देखने लगता है। ली का असिस्टेंट उसे कहता है, सर
क्या हुआ? ली उसे कहता है कुछ भी नहीं। सूहो यहां पर थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। हाँ, सूहो मिशन को देखने के लिए आया होता है। उसके बाद हमें ली मिशन को सीधा एक होटल में दिखाया जाता है जहां पे वो मजे कर रहा था। वो देख रहा था कि उसकी की गई एक्टिंग से लोग कितने ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और वो कहती है, देखो तो यहाँ पे कौन है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के हीरो तो नहीं? ली कहता है, अरे मैडम आप। लेडी कहती है, वहां जाने से पहले तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। गर्ल्स चलो यहां से निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि मैं हर एक चीज आपको सपोर्ट करता फिरूं? गर्ल्स कहती है, चलो भी, तुम्हें पता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेडी अपने मन में कहती है, क्या ही हॉरिबल पर्सनैलिटी है, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ और अपनी जवानी में कोरिया का सुपरस्टार रहा। हैरानी की कोई बात नहीं है कि इसकी प्राइड इसकी पर्सनैलिटी में छलकती है। लेकिन फिर 3 साल पहले की तबाही के बाद इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से कुचल गई। इसके ए रैंक होने की न्यूज लोगों में अभी ज्यादा ट्रेंड थी, लेकिन इसका पर्सनल ड्राइवर ए रैंक से अवेक हुआ, जो कि कोरिया में कुछ ही हैं। इसकी वजह से सारी स्पॉटलाइट इसके ड्राइवर पे चली गई। अचानक से ही सारा पासा ही बदल गया। लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया, जो इसके ड्राइवर यस रैंक हंटर लीम टाइग ने बनाया था। लेडी ली से कहती है, कैसा रहेगा अब हम बिजनेस की बात करें? ली कहता है, कैसा बिजनेस? लेडी कहती है, चलो भी अभी ज्यादा नासमझ बनना बंद करो। मैं स्टारडस्ट पाउडर की बात कर रही हूं। क्या ऐसे समय में मैं उसे खरीद पाऊंगी? मिशन कहता है, क्या आपने सुना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और फैक्ट्री को मैं लूज कर चुका हूं। मैं इतनी जल्दी आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। लेडी कहती है, अरे अरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉइस गिल्ड मास्टर ली मिशन के पास कोई मेथड ना हो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? यह सुन के लिए थोड़ी देर चुप सा हो जाता है, लेकिन आगे वो कहता है, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करके देखता हूं कि क्या कुछ हो सकता है। ली मन में कहता है, अरे यार, लगता है मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इसके बाद ही हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। यकीनन ये ई ड्रीम के दूतों में से एक है। इसके बारे में अभी तो हमें कुछ बताया नहीं गया है, बस इसकी हल्की सी झलक हमको दिखाई गई है। आगे हमें शैडो डंजन भी दिखाया जाता है, जहां सूहो शैडो डंजन का डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। यह सब देखकर बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क उस बात के बाद खुद को ग्रो करने में लगे हैं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाता है। यह फ्लैशबैक सूहो और बेरू का है, जब वो मिशन को देखने गए थे उसके बाद का। बेरू कहता है, ली मिनसंग जो स्टार डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में सबसे ज्यादा टॉप पे है, हमें उससे ई ड्रीम के दूतों की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। यह हमारा गोल है। उसके साथ सीधा कांटेक्ट करना यकीनन बैटल की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। सूहो कहता है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे? बेरू बताता है, अगर वो खुद से नहीं बताएगा तो मुझे उसको खाकर इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा। किंग ने मुझे उन लोगों को खाने की परमिशन दे रखी है जो कि ईविल हैं, लेकिन यंग मोनार्क मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आप मिशन को हरा देंगे। हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के बाद मैंने काफी तरह के हंटर को अलग अलग रैंक्स में देखा है। उनके हिसाब से मैं अभी आपकी रैंक को एस्टिमेट कर सकता हूं। अभी आप एक सी रैंक के बराबर हैं, ग्रे डी रैंक, एलिए सी रैंक, और यंग मोनार्क आप ग्रे की पोजीशन में बी रैंक के लेवल के हैं। यकीनन सेम रैंक होने के बावजूद भी काफी फर्क होता है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक सी रैंक को हराने के लिए से डी रैंक लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपर गिल्ड के ए रैंक ली मिशन को हराने के लिए स्ट्रेंथ के मामले में अभी हम काफी ज्यादा कमजोर हैं। एसल बेरू से कहती है, बेरू तुम्हारा क्या रैंक है? बेरू कहता है, तुम्हें तो पता है मैं एक मार्शल हूं। एल कहती है, पर क्या तुम अभी एक प्राइवेट ग्रेड के नहीं हो? यह सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। आगे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सोह ने डेली डंजन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वो अपने मन में कहता है, मैंने डेली क्वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी काउंट नहीं बढ़ा। लगता है हिडन रिवॉर्ड बस एक ही बार की चीज है। सोह रिवॉर्ड में मिले हुए रैंडम बॉक्स को ओपन करता है। उसे एस की रिंग मिल जाती है। इसकी रियर डी है और इससे सोह के सेंसर्स 5 से बढ़ गए हैं। सोह रिंग को पहन लेता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसी रिंग मिली है जिससे मेरे सेंसर 5 से बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी अभी की सिचुएशन में कुछ खास फर्क नहीं लेके आया। मैं काफी समय से गॉब्लिन को हंट कर रहा हूं, पर लेवल भी नहीं बढ़ा है। और जब पास्ट में मैंने डीमन को हंट किया था, उससे भी वुल्कान के हंट का डैमेज सिर्फ 33% बढ़ा है। मुझे तेजी से ग्रो होना होगा, पर बहुत ही ज्यादा कम रास्ते हैं। मुझे डंजन में जाकर मैजिक बीस्ट को हंट करना होगा। आगे हम सोह को अपने घर में देखते हैं, जहां पे वो देख रहा था कि क्या कोई उसे डेंजर में लेना चाहता है। सोह कहता है, क्या यार, बस माइनिंग और हॉलिंग टीम के लिए ही जॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने सोचा था,
ऐसी कोई स्ट्राइक टीम नहीं है जो ई रैंक वाली को लेना चाहती हो। साथ ही हंटर एसोसिएशन ने रूल बना के रखा है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी डंजन के अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आप रिवॉल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं? सो कहता है, अगर मैं रीअवेक हो जाता हूं तो वो उसे आर्टिकल में लिखेंगे और हंटर एसोसिएशन के होम पेज पर लगा देंगे। मुझे इसे अवॉइड करना होगा क्योंकि ड्रीम के दूत अर्थ पर ही हैं। अपनी आइडेंटिटी का रिवील होना और अपने पापा की कमजोरी बनना, मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूं। और तब तो और ज्यादा, जब मैं ली मिसंग को तक नहीं हरा सकता तो एटम के दूतों की तो बात ही छोड़ दो। बेरू कहता है, बात अगर एटम के दूतों की है तो अभी के लिए कम से कम आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आगे बेरू बताता है, अगर वो यहां मेरे आने से पहले आए हैं तो मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि डायमेंशन ट्रैवल की इफेक्ट की वजह से वो पावरफुल नहीं होंगे। सो पूछता है, डायमेंशन ट्रैवल क्या है? बेरू बताता है, आउटर स्पेस से डायमेंशन ट्रैवल करते समय एक डायमेंशन रिफ्ट होता है जिसे क्रॉस करना ही पड़ता है। हालांकि इस डायमेंशन रिफ्ट की वॉल्स विशेष रूप से सिकुड़ी हुई यानी बहुत ही छोटी होती है। भले ही बाहर की दीवार को कितने ही फोर्सफुली एक्सपेंड करने की कोशिश की जाए, वो तुरंत ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। तो कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होगा, यकीनन उसका माना भी ज्यादा होगा। तो डायमेंशन ट्रैवल में उसकी और भी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इसलिए तो ड्रीम की इतनी बड़ी आर्मी जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही है, वो इस गैलेक्सी में घुस नहीं पाई। साथ ही यही कारण है कि अभी भी किंग यहां तक आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। आसानी से बताई जाए तो जो कोई भी इतना कमजोर होगा कि आसानी से डायमेंशन ट्रैवल कर सके, पक्का वो यहां पे आया होगा। अब मैं समझा कि खुद को रिवील किए बिना उन लोगों ने ब्रोकी और डीमंस को क्यों यूज किया। अगर फ्यूचर में टम का इन्वेशन होगा तो ग्रो होने के लिए ये मेरे पास परफेक्ट टाइम है। बेरू अपने मन में कहता है, लगता है अब वो समय आ गया है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जीनो बेरू से कहता है, बेरू, अब जबकि मैंने बता दिया है कि अर्थ पे अभी सिचुएशन क्या है, तो समय आने पर क्या करना है ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूं। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो ये लो और उसके पास जाओ। सो के लिए वो कई तरीके से हेल्पफुल होगा। प्रेजेंट में बेरू मन में कहता है, दूसरा रीजन जिसके लिए किंग ने मुझे एक की दी थी, मैं उसे अब यूज करूंगा। बेरू सो से कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी सो चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार, मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। हंटर एसोसिएशन के रूल्स को तोड़े बिना सीक्रेट डंजनों के अंदर जाने के लिए मैं ये भी तो कर सकता हूं। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। मोयू यहां पे आया हुआ होता है। कोई सो से कहता है, काफी समय हो गया, तुम्हारे अवेक होने के बाद ही हमारा पहली बार मिलना हुआ है ना? मैं सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है जो तुम्हें मुझे अचानक से बात करनी है, पर लगता है तुम तो यहां मेरे साथ एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए हो। सो तुम काफी बड़े हो गए हो। सो कहता है, मैं ऐसी ऑफर लेके आया हूं जिससे आप इनकार ही नहीं कर सकते। बेरू अपने मन में कहता है, जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी, वो उसी पर्सन के पास आए हैं जिसके बारे में मुझे मोनार्क ने बताया था। हम देखते हैं कि सो यूजिन के पास आया होता है। यूजिन कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें डंजनों में जाने के लिए जरूरी सपोर्ट दें। हाँ, हमें देखने मिलता है कि अब यूजिन अजिन सॉफ्टवेयर का प्रेसिडेंट है और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए क्या